हेलो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी आने वाले एग्ज़ाम यानी 17 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम आज के वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं हिंदी का पूरा 500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और उसी से बाहर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग 1 से 100 तक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 100 से फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग, जो कि आपके 17 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है वो? बेरोजगारी है। भारत में जो जाति प्रथा का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? बेरोजगारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मुक्ति के विरोध किसे कहा जाता है? बोला कि मानव मुक्ति का विरोधक किसे कहा गया है? तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जाति प्रथा सर्वभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो वो होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसी वजह से वो जाति प्रथा जो है सर्वभौमी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमको भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मुक्ति पर आधारित होना किसे कहा गया है? तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है वह है जाति प्रथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो जाति प्रथा ही। यानी आपको इस तरीके से पूछ दे कि भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है, मतलब भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, तो आप जाति प्रथा लगाओगे। या इससे पूछ दे कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है, तो आप जाति प्रथा को ही मानोगे। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। यानी जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि वह कार्य कुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है, वो किसका अंश है? तो वो है ऑप्शन सी ए नेशनल ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की किस विधा है? यानी 20 के दांत जो कहानी शीर्षक कौन सी विधा है? तो एक तरीके का निबंध है। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी क्या है? कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मदन
के लिए क्या खाना मामूली बात था। मदन बोला कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो वो था मार खाना मामूली बात था। क्या? मार खाना। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा जो कहानी लिखी है वो क्या है? 20 के दांत। क्या है? तो 20 के दांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो ऊपर ही देखे थे क्या था? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पौली किसकी बहनें थी। तो यह खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी? तो यह खोखा की बहनें थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है खोखा के दांत किससे तोड़े। यानी खोखा के जो दांत है वो किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मदन ने। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी 1916 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। यानी सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत क्या थी? तो थी 7,500। 7,500 थी सेन साहब की कार की कीमत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। यानी जो सेन साहब थे उनकी आंखों का तारा कौन था? तो वो खोखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये सब मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे बुक से लेके आए हुए हैं, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको हम गारंटी देके कहते हैं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनका भी मदद हो और वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और क्वेश्चन हूबहू मैच हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि मोटर मोटर को कई खतरे हो सकते थे। तो डैश से, तो खोखा से, यानी खोखा था तो बहुत बदमाश था, तो मोटर को खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसके अनुसार सेना ने के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो वो खोखा के अनुसार। सेनों ने क्यों अपने सिद्धांतों को बदल दिया था? किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ये पंक्ति किस कहानी से पात्र से हुआ है। यानी ये किस इस कहानी से है? तो वह सेन साहब से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था। यह कथन किस कहानी का है? तो यह सेन की कहानी का है। ऑप्शन क्या होगा? किसने कहा था? तो यह सेन साहब का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो क्या थी? सुशील थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सुशील और संस्कारी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दसीद नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। यानी किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दसील सोने का घड़ा मिला था। तो वो था वार्नर हेस्टियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसे प्रकाशित करवाया था। यानी हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था। तो वह
मैक्स मूले ने करवाया था, मैक्स मूले ने। ये सब बहुत में भी प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अंत तक देखिएगा वीडियो को, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और आप देखोगे भी कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निवंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्स मूले ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो कालिदास के जो पुस्तक का जो अनुवाद किस भाषा में किया था? तो मेघदूत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्स मूले का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूले का जो जन्म हुआ था वो 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुझे ऑप्शन को साथ साथ इसलिए लेके आना पड़ा है क्योंकि हम कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा देखें, उसका जल्दी याद करें, इस वजह से हम सीधे उसका आंसर लगाते हुए आए हुए हैं। और आप उसमें टाइम भी ना बर्बाद करो, उसका सीधा आंसर है और आप उसको देख लो, याद हो तो अच्छा है, नहीं हो तो उसको देख लो, याद कर लो। इसीलिए हम फटाफट उसको आंसर के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सर विलियम जॉनसन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो वो 1783 में पहुंचे थे। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्स मूले के अनुसार सच्चा भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चा भारत का जो दर्शन होता है वो ग्रामीण भारत में हो सकता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम 2020 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊपर ही देखे थे कि मेघदूतम का जो अनुवाद हुआ था वो किसने किया था? मैक्स मूले ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से हमें क्या बोला कि भारत में हम क्या सीखे, क्या है? एक तरीके के भाषण है, यानी भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो एक तरीके का भाषण क्या है? तो भाषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्स मूले को वैदिकता का भी वैदिक कहा गया है। ये किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है मैक्स मूले को। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लूटो और कांटर थे कहाँ महान? क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि मैक्स मूले ने वर्ष की अवस्था में लीपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो कितने वर्ष के थे? तो वो 18 वर्ष के थे। 18 वर्ष के थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि स्वामी विवेकानंद ने वैदिकता को वैदिक किसे कहा गया है? तो मैक्स मूले को कहा गया है। यह ऐसे ही घुमा हुआ आपके प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आप उसको बना सको इसलिए मैं ऐसे प्रश्न लाया हूँ। और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वो वारेन हेस्टिंग को मिला था, जो कि वहाँ के वो राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो वह नीति कथा के अनुसार। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूनान एवं रोम में संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है? तो संस्कृति, भाषा और साहित्य। संस्कृति, भाषा और साहित्य जो है वो यूनान एवं रोम में बहुत ज़्यादा साहित्यिक अधिक विशाल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हक्स क्या थे? हक्स जो थे क्या थे? तो एक
वनस्पति वैज्ञानिक थे। हॉक्स जो थे वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने का माहौल सब समय वांछित ही नहीं होता। डैश यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ से लिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के लिए बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो किसके देश के लिए? तो गौरव देश के। किस देश के लोग बड़े बड़े नख, या नख नहीं होगा, क्या होगा? नाखून होगा, पसंद करते थे। तो क्या होगा? तो गौरव देश के लोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का जो पोथा है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलन अपराधी किसे कहा गया है? तो वो नाखून को क्या है? एक निर्जला अपराधी माना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते? ये किसने कहा था? तो ये कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कालिदास ने कहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि दधीचे की हड्डी से क्या बनता है? दधीचे की हड्डी से बनता है इंद्र का ब्रज बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। द्विवेदी जी ने किसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अपने लड़की से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न किया था। तो हम आज 50 क्वेश्चन देख लिए, फिर हम अगले 50 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधा हम लोग देख लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ललित निबंध है, इनमें से कौन सा ललित निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नाखून प्रतीक है, तो नाखून किसका प्रतीक है? तो परसवी वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? किसका जीवित प्रतीक है? तो वांछित वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, लिखना कमेंट पे ही बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसने कहा है? सहजात वृत्तियाँ किसे कहा गया है? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण होता है? तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण होता है? वो होता है मनुष्य की अंश सहित वृत्तियों का। किसका? मनुष्य की अंध सहजातीय वृत्ति का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अशोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किस रचना से लिया गया है? तो यह किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे किया है? अपनी छोटी लड़कियों से किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं वो जो प्रश्न किससे किया गया है लेखक तो किए थे वो अपने छोटी बेटी से किए थे। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है गुणकर मूल्य की रचना है, गुणाकर मूल्य की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेवाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवाली भाषा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत
भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो वह गुणाकर मूल्य जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिंदी तथा किसी विधा को बोली किस निबंध में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के जो लेखक है वह कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी भाषा लिपि क्या है? हिंदी की भाषा की लिपि क्या है? तो वह क्या है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो वह ऑप्शन ए सर हरिपाद की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा से में है? रामायण की जो रचना है वो किस भाषा से है? तो वो संस्कृत भाषा से। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक तरीके के निबंध है। क्या है? एक तरीके का निबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है तो एक किसकी भाषा है? तो वह दक्षिण भारत की भाषा है। किसकी है? तो दक्षिण भारत की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निबंध के लेखक है, इनमें से कौन सा निबंध के लेखक है? तो गुणाकर मूल्य जो है एक निबंध के लेखक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर हरप्रदास की कृति है। दोहा कोश जो है वो सर हरप्रदास की कृति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के जो आदि कवि है वह कौन सा? तो सर हरप्रदास। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेगा कि हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी को लिखी जाती है किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल में शासक से सिक्कों पर वीर केसरी जैसे शब्द लिखे डैश शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो वो देवनागरी लिपि में अंकित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपनी लेखी की मतलब लेखों की डैश लिपि में कहा है। किस लिपि में कहा है? वो नंदी लिपि में कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और यह मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि लेखन कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगे? तो 9वीं सदी से उत्तर भारत में नागरी लिपि का उपयोग होने लगा था 9वीं सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेखन में हमें कहाँ से मिला था? तो नागरी लिपि का जो लिपि लेखन जो आरंभ हुआ था वो दक्षिण भारत से हुआ था। किससे? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बेतनाम दामपत्र किस समय का है? बेतनाम दामपत्र जो है वो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। 1020 ईस्वी का। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी तथा किसकी विधा बोली किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जाती है। ऊपर हम देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक के लेखन किस लिपि में लिखी गई है? तो नंदी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि परमान शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमान शासक भोज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बहादुर शीर्षक कहानी के
निर्मा कौन है, माने बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मा कौन है, तो वो लेखक की पत्नी है। क्या है? लेखक की पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक जो है वो अमरकांत की रचना है। किसकी है? अमरकांत की रचना है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर के लेखक का साला आया था। लेखक का जो साला था वो बहादुर को लेकर आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की थी। और बलिया से प्राप्त हुई थी की थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो भाग कर आया था वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भागा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है। तो बहादुर जो लिखा गया है वो अमरकांत के ही द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मर गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर से मार खाकर भैंस भाग गई थी, किसके पास चली आई थी। तो बहादुर की माँ के पास जो आ गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो लेखक के रिश्तेदार ने उसके बहादुर पर लगाया था पैसे चुराने का अपराध लगाया था। किस पे? तो बहादुर पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कहानी है, इनमें से कौन सा कहानी है। तो बहादुर एक कहानी है। बहादुर एक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का जुर्माना लगा था, इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। तो क्यों चला गया था। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनकी घरों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर ने कहाँ से उनके घर को छोड़कर चला गया था, अचानक छूट के चला गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो मित्र मिलन कहानी शीर्षक किसकी रचना है। तो अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है। तो अमरकांत की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो रविवार को आए थे। किस दिन आए थे। तो रविवार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर था वो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।